नमस्कार मित्रों, पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी यानी कि जो आधारभूत शब्दावली थी तरंग संबंधी, उस पर आधारित आंकिक प्रश्न अपने शुरू किए थे और कुछ सिंपल क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए थे। अब उससे उसी श्रृंखला में उसी कड़ी में अपन कुछ क्वेश्चन और अपन इस लेक्चर के अंतर्गत सोल्व करते हैं जो कि थोड़े से अपने स्तर के अनुसार हो गए। अब देखिएगा, जो क्वेश्चन अपन उसमें सोल्व किए थे उसमें थे आवर्ती पर आधारित की भी आवर्ती क्या है, आवर्तकाल क्या है। अब उनका मिक्स क्वेश्चन होंगे, यानी आवर्ती आवर्तकाल, तरंग दैर्ध्य, तरंग वेग, उसमें किस तरह से चेंज आ रहा है, उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले आप उन क्वेश्चनों को अवश्य हल करें ताकि आपको ये क्वेश्चन हल करना आपके लिए क्या रहे, आसान रहे। देखिएगा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में यूं कह रहे हैं कि एक तरंग के दो समीपस्थ सुरंगों के बीच, एक तरंग के दो समीपस्थ सुरंगों के बीच, एक तरंग के दो समीपस्थ सुरंगों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है तथा उसकी आवृत्ति 30 सेंटीमीटर है तथा उसकी आवृत्ति 30 सेंटीमीटर है तथा उसकी आवृत्ति 450 हर्ट्ज हो। हर्ट्ज हो। एक तरंग के दो समीपस्थ तरंगों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है तथा उसकी आवृत्ति 450 हर्ट्ज हो, तो तरंग का वेग क्या है। तो तरंग का वेग क्या है, देखिएगा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन का वही तरीका, सबसे पहले आप उससे संबंधी जो डाटा है वो आप अवश्य लिखें ताकि मात्रकों में भी संशोधन हो तो वो अपन कर लें। फिर उसके बाद फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा उसको अपन सेलेक्ट करेंगे। देखिए, गौर कीजिएगा, एक तरंग के दो समीपस्थ सुरंगों, और भाई आपको मैं बता चुका बेसिक में डेफिनेशन में कि क्रमागत संगत बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। यानी कि क्रमागत सुरंग हो, क्रमागत गर्त हो, क्रमागत संपीड़न हो, क्रमागत विरलन हो, इनके मध्य की जो दूरी होगी वो सदैव क्या होगी, तरंग दैर्ध्य के इक्वल होगी। यानी कि यहां पर जो मेरे पास आ गया है वो लैम्डा है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य को अपने लैम्डा दर्शाया है। मैं आपको फिर से बता दूं, इन न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए सबसे पहले आप शब्दावली को अवश्य अध्ययन करें, क्योंकि शब्दावली के अंदर ये फॉर्मूले, डेफिनेशंस वहां आपकी क्लियर की हुई है, यानी कि महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उनको वहां क्लियर किया हुआ है। अब आप देखिएगा, तरंग दैर्ध्य आपको दी हुई है लैम्डा 30 सेंटीमीटर। फिर देखिएगा, फिर इसकी आवृत्ति दी हुई है आपको एन, वो दी है 450 हर्ट्ज, और तरंग का वेग v अपन को ज्ञात करना है। अब अपन फॉर्मूला जानते हैं, v = n लैम्डा, यानी सीधा मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ऐसा करने पर यहां मिस्टेक क्या होगी, ध्यान दीजिए, ये हर्ट्ज में है यानी प्रति सेकंड में, और यहां ये जो सेंटीमीटर दी हुई है इसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, पहले मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करें, इसे 100 से डिवाइड कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 0.30 मीटर। बिल्कुल, अब क्वेश्चन अपने लिए आसान हो गया है। फॉर्मूला कौन सा यूज कर लेंगे अब आप, v = n लैम्डा से, यही तो फॉर्मूला था। तो देखिएगा, v n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 450, सॉरी हाँ, n की वैल्यू है 450 और लैम्डा की वैल्यू है 0.30। ये लो मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 45 को 3 से, अगर मैं 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये मेरे पास आएगा 135 मीटर पर सेकेंड। ये लो, यानी कि तरंग का वेग कितना हो गया, 135 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अब देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ा, इसके अंदर जो
जो ट्रिक थी वो एक तो ये थी कि समीपस्थ रंगों के बीच की दूरी को पहचानना है कि वो होती क्या है, फिर साथ के साथ इस जो सेंटीमीटर है इसको किस में चेंज करना था, मीटर में, क्योंकि ये आपके पास हर्ट्ज में है। अब देखिएगा भाई अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं, वायु में 300 मीटर प्रति सेकेंड, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, वायु में 300 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती हुई एक ध्वनि तरंग की, वायु में 300 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती हुई, वायु में 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य है, चलती हुई एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य, वायु में 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य 60 सेंटीमीटर है, की तरंग दैर्ध्य 60 सेंटीमीटर है। ये अपन को तरंग दैर्ध्य देखिए 60 सेंटीमीटर है। देखो भाई 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कोई तरंग चल रही है, उसकी तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या दे रखी है अपन को, 60 सेंटीमीटर दे रखी है। यही तरंग जब, अब देखो इसमें क्या चेंज हो रहा है, यही तरंग जब जल में गति करती है, यही तरंग जब जल में गति करती है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, यही तरंग जब जल में गति करती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ 2.5 मीटर होती है। तो इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 2.5 मीटर होती है। जल में तरंग की चाल क्या है ये पूछा जा रहा है। जल में तरंग की चाल क्या है, जल में तरंग की चाल क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें। मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीकों से हल करके बताऊंगा, जो आपको बेटर लगे आप उसे सेलेक्ट कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले देखें। वायु में 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यानी कि वायु में ध्वनि तरंग की चाल VA, ए का मतलब एयर, ये आपको दी हुई है 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य 60 सेंटीमीटर है, यानी कि लैम्डा ए, वायु के अंदर तरंग दैर्ध्य है भाई ये 60 सेंटीमीटर है। यही तो कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, कितनी दी हुई है 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आप इसे मीटर में चेंज कर लें क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, या फिर इसे सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करें तो ये हो जाएगा 0.60 मीटर। यही तरंग जब जल में गति करती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा डब्लू, डब्लू का मीन्स वाटर यानी पानी के अंदर, कितनी है 2.5 मीटर है। तो जल में तरंग का वेग कितना है, यानी कि VW मुझे ये ज्ञात करना है। अब देखिएगा भाई दो तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको पता है या पता होना चाहिए कि जब तरंग एक से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंग के अपवर्तन की घटना होती है। कौन सी घटना होती है, तरंग के अपवर्तन की घटना। और तरंग के अपवर्तन में माध्यम बदलने पर तरंग की चाल बदल जाती है, तरंग की तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन तरंग की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब तरंग एक से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी कि किसी अन्य दूसरे माध्यम में जाती है, तो तरंग की चाल बदल जाती है, तरंग की तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन तरंग की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। बिल्कुल क्लियर ये पॉइंट। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो ये आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। अब गौर कीजिएगा, अगर आवृत्ति नियत है यानी जितनी आवृत्ति उसकी वायु में थी
वही आवृत्ति उसकी क्या रहेगी, पानी के अंदर भी रहेगी। यानी कि मैं जो पहले वाली जो वैल्यूज है लैम्डा वी ए और लैम्डा ए, इनकी सहायता से मैं अगर आवृत्ति का मान ज्ञात कर लूं तो आवृत्ति यहां आते ही ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी ना, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा। तो एन की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू उन्होंने दे ही रखी है, बस वेरी इजी क्वेश्चन हो गया। तो मैं यहां क्या करूंगा, आवृत्ति का मान ज्ञात कर लूं। देखो पहले मैं फर्स्ट मेथड से बता रहा हूं आपको, जो कि एक सामान्य मेथड जिसको कि यूज करते हैं जनरली स्टूडेंट, फिर मैं दूसरा मेथड भी बता दूंगा। देखिएगा सबसे पहले मैं इसकी आवृत्ति निकाल लूं। देखो किसके लिए, वायु के लिए, वायु माध्यम के लिए, वायु माध्यम में देखो भाई वी ए इज इक्वल टू आवृत्ति मैंने एन ले ली है, और ये क्या है भाई, लैम्डा है, क्योंकि वायु माध्यम का मेरे पास वेग भी दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य भी दे रखिए। यहां इससे एन आ जाएगा वी ए अपॉन में लैम्डा ए। वी ए कितना है मेरे पास, 300 है। लैम्डा ए कितना है, 0.60 है। अब देखो इसे मैं सोल्व करता हूं, पॉइंट को हटाएंगे आप, ये हो जाएगा 3000/6, यानी कि n इज इक्वल टू 6 5, ये हो गया है 500 हर्ट्ज आ गया। ये लो भाई, ये 500 हर्ट्ज आवृत्ति आ गई। अब यही तरंग जब वायु से पानी के अंदर गति कर रही है तो आपको पता है पानी के अंदर आवृत्ति परिवर्तित रहेगी, क्योंकि माध्यम बदलने पर आवृत्ति नहीं चेंज होगी, तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी तो मेरे पास आ गई है, और पानी के अंदर तरंग दैर्ध्य भी मुझे दे रखी है, तो वेग ज्ञात करना आसान हो गया ना। तो देखो इसलिए पानी माध्यम में, क्योंकि आवृत्ति नियत रहती है, तो पानी माध्यम के अंदर अगर मैं इसकी बात को देखता हूं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करता हूं कि पानी माध्यम के अंदर क्या आएगा, तो देखिएगा भाई पानी माध्यम के अंदर वी डब्ल्यू इज इक्वल टू एन लैम्डा डब्ल्यू से, यही तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। एन की वैल्यू कितनी है, 500। लैम्डा डब्ल्यू कितना है भाई मेरे पास, 2.5, यानी कि वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 50 इंटू 25 हो गया। अब इसे सोल्व करें, 25 पंजे 125, कितने हो गए भाई, 125, और आगे एक जीरो है ही है, 125 इंटू 0 मीटर पर सेकेंड। ये लो भाई, पानी के अंदर उस ध्वनि तरंग का वेग 1250 मीटर पर सेकेंड होगा। ये मेरे पास इसका क्लियर आंसर आ गया। अब देखिए मैं दूसरे तरीके से और इसे हल करके बता दूं। ये तरीका ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए सबसे बेस्ट है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए आप इसी तरीके को फॉलो करें जो सेकंड मेथड है। देखो क्या आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप जानते हैं v इज इक्वल टू एन लैम्डा है। अब यहां इसके अंदर जब माध्यम चेंज हो रहा है इस फॉर्मूले से, तो गौर कीजिएगा v भी चेंज हो रहा है और लैम्डा भी चेंज हो रहा है, लेकिन n चेंज नहीं हो रहा है। क्या कहा मैंने, n चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि n कांस्टेंट है, और अगर n कांस्टेंट है तो मैं इसे v इज प्रोपोर्शनल लैम्डा कह सकता हूं, यानी v समानुपाती क्या हो गया है, लैम्डा क्या हो गया। और जब भी ऐसे समानुपाती रूप में लिखा जाए तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। देखो वी डब्ल्यू, यानी मैं इसको यहां के बजाय यहां लिख देता हूं ऊपर, ताकि अक्षर कटे नहीं आपका। देखो यहां तक तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि v इज प्रोपोर्शनल क्या है, लैम्डा। तो देखो मैं इसे कह सकता हूं वी डब्ल्यू अपॉन में वी एयर इज इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू अपॉन में लैम्डा एयर। बिल्कुल लिखा जा सकता है ऐसा, क्योंकि समानुपाती होने पर 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, ऐसा लिखते हैं। तो अब देखिएगा इससे फॉर्मूला क्या बन गया है, वी डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू अपॉन में लैम्डा ए इंटू वी ए। अब इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कीजिए। लैम्डा डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है। लैम्डा ए 0.60 है। वी ए कहाँ है, ये रहा 300 है। ये लो, अब आप इसे सोल्व कीजिएगा। वही सेम इक्वेशन,
पॉइंट यानी कि 2.5 ये आ गया है वही 1250 मीटर पर सेकेंड। ये लो, किसी भी तरीके से आप सोल्व करें आंसर आपके एक ही आएगा। जो मेथड आपके लिए सुटेबल हो आप उस मेथड को क्या करें, फॉलो करें। तो यहाँ अपन ने एक अच्छा क्वेश्चन एक सोल्व कर लिया है जिसको कि अपन ने दो तरीके से हल किया है। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको अपन बात करते हैं और उसको अपन सोल्व करते हैं। देखिएगा ये एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, इसके बाद ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा। देखिएगा भाई, देखिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया था कि माध्यम चेंज होने पर क्या था। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन ये है किसी माध्यम क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी माध्यम में चलने वाली दो यांत्रिक तरंगों की, किसी माध्यम में चलने वाली दो यांत्रिक तरंगों की, किसी माध्यम में चलने वाली दो यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात, दो यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात, किसी माध्यम में चलने वाली दो यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात। यह अनुपात अपन को जो दिया गया है वो है 3:4 है, का अनुपात 3:4 है, यानी 3:4 है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इन तरंगों के नंबर फर्स्ट, भाई दो क्वेश्चन है एक साथ। इन तरंगों के तरंग दैर्ध्यों, इन तरंगों के तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होगा। तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होगा, एक तो ये पूछा जा रहा है। सेकेंड, इसी क्वेश्चन का जो पार्ट है पूछ रहे हैं आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा। आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा, ये लीजिए। अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। ध्यान रहे किसी माध्यम में, यानी कि माध्यम एक ही है। अगर माध्यम एक है यानी कि तरंग का वेग नहीं बदल रहा है। ये अपने पास इस क्वेश्चन का हिंट हो गया कि माध्यम अगर एक है यानी कि तरंग का वेग नहीं बदल रहा है। तो देखिए यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात भी दिया हुआ है n1/n2, ये दिया हुआ है 3/4। अब देखिएगा माध्यम समान होने पर, ये तो अपन को दिया हुआ है। ये एक हिंट और दे दिया, माध्यम समान होने से, क्या समान होने से, माध्यम समान होने से v इजिकल टू क्या रहेगा, नियत। v अगर नियत है तो अब देखिएगा, अब एक एक पार्ट को सोल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट, तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होगा, पहले ये पूछ रहे हैं। तो देखो भैया
अपन जानते हैं v इज इक्वल टू क्या कहा है इसने, कांस्टेंट कहा है यानी नियत कहा है, यानी कि n लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जब भी ऐसा हो कि x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट हो तो इसे आप कैसा कह सकते हैं, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ऐसा लिखा जा सकता है। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2, जब भी कांस्टेंट ऐसे आए। तो अब देखो आपसे पूछा क्या है, तरंग दैर्ध्यों का अनुपात। तो लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, n2 अपॉन में n1। ये लो, इस फॉर्मूले से वैल्यूज निकाल लीजिए। n1 अपॉन में n2, तो n1 अपॉन में n2, तो ये हो गया 4:3। ये लो, तरंग दैर्ध्यों का अनुपात तो मेरे पास आ गया है 4:3। फिर देखिएगा नंबर सेकंड पार्ट को भी मैं इधर सोल्व कर रहा हूं। ये लो, सेकंड में पूछा है आवर्तकालों का अनुपात। ये तो अपन जानते हैं कि t इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में n होता है, यानी आवर्तकाल आवर्ती का क्या है, व्युत्क्रम। तो इसलिए t1 अपॉन में t2 इज इक्वल टू t1 अपॉन में t2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा भाई, इसको उल्टा कर लीजिए ना, व्युत्क्रम अनुपाती है ये, यानी कि n2 अपॉन में n1, ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। और अगर ऐसा है तो देखो भाई t1 अपॉन में t2, n2 का वैल्यू कितना है 4 अपॉन में 3, यानी कि तरंग दैर्ध्यों का अनुपात और आवृत्तियों का अनुपात क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको अपन ने सोल्व कर लिया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, वो और भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा भाई, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए जब तक, क्योंकि अभी अपने पास बोर्ड पे इस साइड में जगह बची हुई है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है वो देखिएगा, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है। एक अच्छा क्वेश्चन है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है। ये अपन को किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति दे रखी है 4 किलोहर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्ध्य 17.5 है। और उसकी तरंग दैर्ध्य 17.5 सेंटीमीटर है। ध्यान रहे भाई, ये हर्ट्ज में दी हुई है और ये किस में है, सेंटीमीटर में। 17.5 क्या है, सेंटीमीटर है। यह 3.5 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लेगी, यह 3.5 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लेगी। ये लो भाई, अब इस क्वेश्चन को अपन को सोल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है, ये अपन को इन्होंने दे रखी है। तरंग की आवृत्ति अपन को दे रखी है 4 किलोहर्ट्ज से। तो ध्यान रखना, 1 किलो का मतलब 1000, जैसे 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। तो यहां क्या कहा है, आवृत्ति को इन्होंने 4 किलोहर्ट्ज यानी कि 4000 हर्ट्ज। ये लो भाई, इतनी उसकी आवृत्ति है। और ध्यान रहे, तरंग दैर्ध्य भी दिए है और ये दिए है 17.5 सेंटीमीटर। तो ये अगर आप हर्ट्ज में ले रहे हैं तो ये किस में लेना है आपको, मीटर में। और मीटर में लेने के लिए आप इसे क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, या यूं कह सकते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। यही तो होता है। तो देखिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.175 मीटर हो गया। लैम्डा हो गया है 0.175 मीटर। ये मेरे पास लैम्डा की भी वैल्यू आ गई। इससे अगर मैं वेग निकाल लूं तो देखो, गौर करें, 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करा रहे हैं। अगर मेरे पास तरंग का वेग पता चल जाए कि तरंग का वेग ये है
और इसको इतनी दूरी तय करनी है तो कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। सिंपल मेथड यही है। अगर दूरी इसने दे रखी है और समय भी इसने दे दिया है, दूरी दे दी है, समय सॉरी दूरी अपन को दे रखी है, समय ये पूछ रहे हैं। चाल अगर अपन को पता चल जाए तो अपन को पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, सिंपल निकल जाएगा। तो अब देखो भाई, यहां सबसे पहले मैं इसकी चाल निकाल लूं। v इज इक्वल टू एन लेमडा। तो n कितना है मेरे पास? 4000। लेमडा है 0.175। 4000 इंटू 0.175 मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये होगा 700। ये लो भाई, 700 मीटर पर सेकंड की चाल उसकी हो गई। अब ये पूछ रहे हैं कि इतनी दूरी को, 3.5 किलोमीटर की दूरी को, भाई डी कितनी दी है इसने? 3.5 किलोमीटर। तो सबसे पहला काम है, इस किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज करूं। 1000 से गुणा कर दीजिए, आ गया मीटर में। तो ये हो गया है 35 और 00, ये लो 3500 मीटर आ गया है। इतनी दूरी हो गई है। अब इसमें समय कितने लग रहा है? टी मुझे ज्ञात करना है, यही तो क्वेश्चन हुआ। अब देखिएगा भैया, समय टी इज इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटे चाल, सामान्य सूत्र है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो गया है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है मेरे पास? ये लो 3500। चाल कितनी है मेरे पास? 700। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ गया है 5, यानी कि 5 सेकंड का उसमें क्या लगेगा? समय लगेगा। एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको अपन ने यहां कंप्लीट कर लिया। ये लो, अब अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी यहां जगह बची हुई है। अब अगला जो क्वेश्चन अपन सोल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है, जरा आप उस पर गौर कीजिएगा। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो पहले अपन इसे ऊपर को साफ कर लें, फिर एक साथ ही लिख लेंगे। ये क्वेश्चन आप इसमें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको एज इट ऐसे नोट करें। इन क्वेश्चंस का आप अभ्यास अवश्य करें, और हाँ, साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चनों का अभ्यास जितना अच्छा आपका होगा, आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, उतना ही क्लियर आपका सब्जेक्ट होता चला जाएगा। देखिएगा भाई, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो स्वरित्र, वही वापस से ट्यूनिंग फोर्क्स, यानी कि स्वरित्र यानी ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक यंत्र, या यूं कह सकते हैं आवृत्ति उत्पन्न करने वाला एक क्या है? यंत्र है, जिसको कि अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो पहले अपन क्वेश्चन सोल्व कर लें। दो स्वरित्र ए तथा बी में, ए तथा बी, दो स्वरित्र ए तथा बी वायु में कंपन कर रहे हैं। ए तथा बी वायु में कंपन कर रहे हैं। दो स्वरित्र ए तथा बी वायु में क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। एक ही आवृत्ति, एक ही आवृत्ति 116 हर्ट्ज एवं एक ही आवृत्ति 116 हर्ट्ज एवं उसके द्वारा उत्पन्न तरंगों की तरंगदैर्ध्य, उत्पन्न तरंगों की तरंगदैर्ध्य एवं उसके द्वारा उत्पन्न तरंगों की तरंगदैर्ध्य 200 सेंटीमीटर है। 200 सेंटीमीटर है। देखो लैम्डा भी अपन को दे दी है। बी की आवृत्ति 83 हर्ट्ज है।
बी की आवृत्ति 83 क्या है, हर्ट्ज है। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन के दो पार्ट। नंबर फर्स्ट ये क्या पूछ रहे हैं, बी द्वारा उत्पन्न तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। यानी कि दो पार्ट के अपन तो एक ही पार्ट में कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं। बी द्वारा उत्पन्न तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, ये लो। बी द्वारा उत्पन्न तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। बी के द्वारा उत्पन्न तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, ये इस क्वेश्चन के अंदर क्या है पूछा जा रहा है। आप देखिएगा, गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन में। ए और बी वायु में कंपन कर रहे हैं, तो ध्यान दें अगर भैया वायु में कंपन कर रहे हैं यानी इनका माध्यम समान है, यानी इनकी चाल क्या हो गई, समान हो गई। यही तो अपन कह सकते हैं, इनकी चाल क्या हो गई, समान हो गई। अगर चाल समान हो गई है तो जो चाल एक ही कंपनों की होगी भाई, चाल तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि माध्यम समान है। अब देखो भाई, दो सरित्र ए तथा बी वायु में कंपन कर रहे हैं। ए की आवृत्ति 116 हर्ट्ज और उसके द्वारा उत्पन्न तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितनी है, 200 सेंटीमीटर है। तो अपन ए की चाल ज्ञात कर लें। फिर बी की आवृत्ति 83 हर्ट्ज है, तो उत्पन्न तरंगों की क्या ज्ञात करनी है, मुझे तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। वही दो तरीके से कर सकता हूं। पहला तरीका तो मैं इसमें चाल निकाल लूं, फिर उस चाल का उपयोग मैं दूसरी तरंग के लिए कर लूं। तो देखो पहले मैं फर्स्ट मेथड से बता दूं इसे। इस क्वेश्चन को भी अपन दो तरीकों से हल करते हैं। देखो फर्स्ट मेथड, अगर ए के लिए मैं अगर चाल निकालता हूं वी ए इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा, एन ए लैम्डा ए। भाई ए की आवृत्ति, ए की तरंगदैर्घ्य, ए की आवृत्ति क्या है 116 हर्ट्ज है और उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है 200 सेंटीमीटर। भाई 200 सेंटीमीटर किसमें चेंज करना पड़ेगा मुझे, मीटर में। ये लो 200/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 116 का डबल कर लो 32, यानी कि ये हो गए हैं 232 मीटर पर सेकेंड। यही चाल किसके इक्वल होगी, बी के लिए, क्योंकि वी ए इज इक्वल टू वी बी। क्योंकि ध्वनि तरंग की चाल माध्यम के लिए तो समान है, एक ही माध्यम है। चूंकि वी ए इज इक्वल टू क्या है, वी बी, इसलिए वी बी इज इक्वल टू एन बी लैम्डा बी इज इक्वल टू वी ए। ये लो भाई, इसी फॉर्मूले को यूज कर लो। पूछा क्या है, बी द्वारा उत्पन्न तरंग की तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा बी निकालनी है। तो ये लो वी ए अपॉन में एन बी, वी बी आया है 232 और एन बी का मान कितना है मेरे पास 83। 232 को डिवाइड कीजिए 83 से, ये आएगा 2.8 मीटर। इतनी तरंगदैर्घ्य आ रही है। एक तरीका तो ये है इसका। अगला जो मेथड है जिसको अपन अब यूज कर रहे हैं वो देखिएगा क्या होगा, सेकंड मेथड। अब चूंकि ध्वनि की तरंग दो अलग अलग आवृत्तियों की अलग तरंगदैर्घ्य की है, लेकिन उनकी चाल क्या है, समान है। v अगर कांस्टेंट है तो देखो v इज इक्वल टू कांस्टेंट होने पर, किसका वेग कांस्टेंट है, तरंग का, ध्वनि तरंग का वेग कांस्टेंट है होने पर एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, ये भी तो कांस्टेंट हो गया, एन लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब देखिएगा अगर ऐसा है तो मैं इसे कह सकता हूं एन बी लैम्डा बी इज इक्वल टू एन ए लैम्डा ए। ये लो बन गया सूत्र। मुझे क्या ज्ञात करना है, लैम्डा बी ज्ञात करना है। तो एन ए लैम्डा ए अपॉन में एन बी। मान रखो एन ए का मान कितना दिया हुआ है, ए के लिए आवृत्ति मुझे कितनी दी है इसने 116 हर्ट्ज और तरंगदैर्घ्य है 0.00, क्योंकि इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है ना, और इसकी है मेरे पास 83 हर्ट्ज। ये लो भैया, यानी कि लैम्डा बी इज इक्वल टू, अब वही सोल्व करें तो आपके पास तो वही आ गया 2.8 मीटर। ये लो, ये क्वेश्चन भी अपने पास क्या हो गया है, सोल्व हो गया 2.8 मीटर। यहाँ अपन ने तरंग पर आधारित जो बेसिक अपन ने डेफिनेशंस पढ़ी थी,
जो मूल जो राशियां पड़ी थी, जो डेफिनेशन थी, सिंपल डेफिनेशन, वो डेफिनेशन अपन ने कंप्लीट करने के बाद उस पर आधारित 2 लेक्चरों के अंदर अपन ने उस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न थे वो अपन ने सोल्व कर लिए। अब इससे आगे का नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।